न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 5th लेसन टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा विंड एनर्जी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम फॉर लिफ्टिंग द वाटर, फॉर डाइविंग फ्लोर में। अब जो विंड की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है विंड में, वो हम पानी कुएं से, वेल से निकालने के लिए, जो आटे की चक्की होती है उसको ड्राइव यानी कि उसको घुमाने के लिए यूज किया करते थे फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत सारे सालों से। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। और यही विंड एनर्जी जो यानी कि जो हवा में एनर्जी होती है, वही हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। द मशीन विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज विंड टर्बाइन। अब विंड टर्बाइन किसे बोलते हैं? तो एक ऐसी मशीन होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड में, उसे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज द विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन द ब्लेड रोटेट। अब आपने भी जब आप 5th 6th 7th में होगे तो ज्यादा तो बच्चे क्या करते हैं, साइंस एग्जीबिशन में विंड टर्बाइन ही बनाते हैं, बराबर। तो जो इसके ब्लेड्स होते हैं, जब उसको हवा लगती है, विंड स्ट्राइक होता है, तो ये क्या होता है, घूमने स्टार्ट होता है। द एक्सल ऑफ टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू गियर बॉक्स। और एक्सल यानी कि अब एक्सल दिखा देता हूं, ये देख लो, ये बीच वाला जो रॉड दिखाई दे रहा है आपको, उसे बोलते हैं हम एक्सल। आ गया समझ में? तो एक्सल का क्या काम होता है, तो जब ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं, बराबर, तो जो एनर्जी तैयार होती है वो एनर्जी एक्सल के थ्रू जनरेटर तक पहुंच जाती है, मगर बीच में गियर बॉक्स होता है। अब गियर बॉक्स क्यों होता है वो भी बता दिया है हमने। द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे घूमते हैं, मगर गियर बॉक्स की वजह से क्या होता है, अंदर शाफ्ट बहुत तेज घूमता है। नहीं तो जब बहुत तेज घूम रहा हो ब्लेड, तो उसे कम करना है, उसका रोटेशन कम करना है। ऐसे दोनों प्रकार के काम एक गियर बॉक्स करता है। इसीलिए विंड टर्बाइन में गियर बॉक्स का महत्व बहुत है। द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव द टर्बाइन। अब जब ब्लेड रोटेट होते हैं तो उसकी वजह से टर्बाइन घूम जाता है। एंड टर्बाइन इन टर्न ड्राइव द जनरेटर। और टर्बाइन की वजह से एक जनरेटर भी घूमने स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जनरेटर में जो कॉइल होती है वो घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वेरियस स्टेजेस इन विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी शोन। अब इस फिगर में हमें अलग अलग स्टेजेस दिए, जैसे कि देख लो, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब इसमें एक बात होती है कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, बहुत कम होगी तो ब्लेड्स नहीं घूमते। तो हमें जितनी वेलोसिटी चाहिए उतना विंड चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो विंड टर्बाइंस को, विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन्स, ये देख लो, ये सारे ये दोनों तरफ ब्लेड्स है, उनको बोलते हैं हम फिन्स, तो इनको घुमाएगा। देन उससे एक जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है, तैयार करता है। आ गए समझ में? देन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बेरिंग्स है, सपोर्ट है। सपोर्ट यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा सपोर्ट होता है और ऊपर के तरफ ऐसे ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स ज्यादा तो हमें दिखाई देते हैं विंड टर्बाइन को, सॉरी विंड मिल को। अब आगे देख लो, एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब कैसे ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी होती है विंड में, उसको चेंज किया जाता है काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन। यानी कि टर्बाइन में भी काइनेटिक एनर्जी तैयार होती है, जिसकी वजह से जनरेटर घूमता है, और जनरेटर घूमने के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होती है। ये सभी जो फ्लो चार्ट है आपको इस पूरे चैप्टर के, वो एज ए एक्टिविटी आ सकते हैं पेपर में, तो आपको सभी फ्लो चार्ट करने जरूरी है। देन नेक्स्ट देख लो क्या दिया है हमें, एक मिनट, ओके।
Wind turbines have the capacity right from less than 1 kilowatt to about 7 megawatt. अब विंड टर्बाइंस की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 1 किलोवाट से भी छोटे ऐसे भी टर्बाइंस मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम 7 मेगावाट, मेगावाट यानी कि 1000 किलोवाट होता है। सो 7 मेगावाट इज इक्वल टू 7000 किलोवाट। यहां तक कि हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल विंड मिल्स है। डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी इज सिलेक्टेड। अब जितना ज्यादा विंड होगा, विंड की वेलोसिटी, उतनी ज्यादा कैपेसिटी का हम वहां पर विंड मिल लगाते हैं। The wind velocity at a specific location depend on many geographical factors. अब कितनी वेलोसिटी होगी वो बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी हाइट पर होगा उतनी तेज हवा होगी, उतनी ज्यादा कैपेसिटी मिलेगी। मगर उस हाइट पर कोई भी ऑब्स्टेकल, आसपास कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हवा उन ब्लेड्स को घुमाते रहे। Wind velocity is usually high on seashores and that the environment is appropriate for the installation of wind turbine. Seashore यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है, उसके पास बहुत तेज हवा होती है और यहाँ पर हम विंड मिल्स लगाते हैं। एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट इंस्टॉलेशन साइट है विंड मिल के लिए। विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ये भी क्या है? क्लीन एनर्जी। इसमें कोई भी एनवायरमेंट को हानि नहीं होती। However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. मगर जितनी तेज हवा बहनी चाहिए उतनी तेज सभी जगह पर हवा बहती नहीं। आसपास अगर बिल्डिंग्स होगी तो वहां पर हम विंड मिल नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर इतनी तेज हवा नहीं होती कि वो विंड मिल को घुमा सके। In that sense, use of wind energy is limited. और इसी की वजह से विंड मिल का यूज करना थोड़ा सा लिमिटेड एरियाज पर हम करते हैं। अब विंड टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। अब अलग अलग कैपेसिटीज के अनुसार विंड मिल्स होते हैं। जैसे कि देख लो, अब फीट उसकी हाइट दी है हमें 100 फीट, 200, 300, 400, 500, 600, 700 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो घर के आसपास जो होते हैं विंड मिल्स, वो कौन से कैपेसिटी होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 किलोवाट तक हम घर के आसपास विंड मिल्स लगा सकते हैं। और ब्लेड की लेंथ उसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर, यानी कि लगभग 10 फीट एक ब्लेड की लेंथ होती है। वहां पर विंड फार्म यानी कि ऐसा फार्म होता है जहां पर विंड एनर्जी से हम बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर विंड मिल्स लगाई होती है। वहां की कैपेसिटी होती है 2000 किलोवाट, यानी कि 2 मेगावाट। 2000 किलोवाट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उस ब्लेड की लेंथ कितनी होगी? 50 मीटर। और ऑफशोर विंड टर्बाइन यानी कि जो, ये देख लो यहाँ पर एक नाव दिखाई दे रही है और ये शोर दिखाई दे रहा है, यानी कि समुद्र किनारा। तो वहां पर हम लगभग 6 से 7000 किलोवाट की एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और उस ब्लेड की, विंड मिल के ब्लेड की लेंथ होगी 100 मीटर। यहां पर जो हमारा टॉपिक था विंड एनर्जी का, वो खत्म होता है। अब आगे देखते हैं सोलर एनर्जी का यूज। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 वेज। 2 वेज से, यानी कि 2 प्रकार से हम सोलर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली वाले देख लो, इन ऑल द अबव मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्रिवन बाय द सम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, ऊपर जितने सारे हमने एनर्जी सोर्सेस देखे, किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाना है। वो विंड टर्बाइन के काइनेटिक एनर्जी से देख लो, नहीं तो स्टीम टर्बाइन यानी कि कोयला जलाकर जो वेपर होती है उससे जनरेटर को आप रोटेट कर दो, नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट कर दो। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मगर हावेवर electric energy can be generated directly from solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction। मगर सोलर एनर्जी की एक चीज क्या है अलग, तो हम
जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज नहीं करके भी, विदाउट यूजिंग, उसका यूज नहीं करेंगे तभी भी हम उससे डायरेक्टली सोलर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और अब एक कैसे पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल करने के लिए हमारे पास एक चीज है, उसका नाम है दिस हैपन्स इन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। उस चीज का नाम है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अब ये क्या करते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल? तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का डायरेक्ट कन्वर्जन कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और दूसरा जो हमारा वे है वो क्या है? तो इन सेकेंड मेथड द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। सोलर रेडिएशन का हम कन्वर्ट कर देंगे उन्हें थर्मल एनर्जी में, और इस थर्मल एनर्जी से हम टरबाइन जनरेटर सिस्टम यूज करके उसको घुमाएंगे। थर्मल एनर्जी जैसे हमने कोल के थर्मल पावर प्लांट में देखा था, कोयला जलाकर हमने किया था, वैसे ही सेम आगे वाला प्रोसेस होगा। सोलर रेडिएशन का थर्मल एनर्जी होगा, थर्मल एनर्जी टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा, और इससे हम जो सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले वाले जो स्टेप में हमने देखा है कि फर्स्ट वन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. This is called as a solar photovoltaic effect. यानी कि जिसमें सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे हम बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। The electrical energy generated through this energy transformation process is DC in nature. DC in nature यानी कि क्या? डायरेक्ट करंट होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक एसी और एक डीसी। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो जो यहां पर पैदा होने वाली एनर्जी होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। दिस सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है इन सेल्स में? तो सिलिकॉन। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल किस चीज से बने हुए हैं? सिलिकॉन से। A silicon solar cell of a dimension 1 centimeter square अब generate current about 30 milliampere। जो एक ऐसा सोलर सिलिकॉन का सेल है जिसका एरिया यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर इतना है डायमेंशन। ये क्या हुआ है? 1 1 जा 1 1 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम सेल लेते हैं तो कितनी पैदा करता है एनर्जी? 30 मिली एम्पियर। और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0.5 वोल्ट होता है। अब जितना सारा यहां पर है वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको एमसीक्यू में आता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सोलर सेल का 30 मिली एम्पियर करंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट होता है। thus the solar cell dimension of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि क्या होता है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो जिस सोलर सेल की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर, 10 10 जा 100 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा डायमेंशन है, वो क्या करेगा? 3 एम्पियर का करंट पैदा करेगा, मगर जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट रहने वाला है 0.5 वोल्टेज। आ गए समझ में? तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। कितना भी एरिया बढ़ा दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन सेल्स में वो 0.5 वोल्ट ही रहेगा। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है? तो एनर्जी ऑफ सनलाइट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डीसी इलेक्ट्रिक पावर। अब क्वेश्चन आता है कि फिर 0.5 वोल्टेज है तो इस वोल्टेज को बढ़ाने की क्या कोई सुविधा है क्या नहीं, कोई फैसिलिटी है क्या नहीं, और उसमें क्या किया जाता है? ये सब हम अगले पेज पर सीखने वाले, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। तो
आशा करता हूं। तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।